नया साल आ चुका था। हर तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसा लगता था मानो कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी हो। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी गांव की चौपाल में लोगों की भीड़ जमा रहती थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ठिठुरती ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर हो गए थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी। इस बार ठंड ने तो सच में हद पार कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। घर में उठना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। यह कहानी है बलदेवपुर गांव की, जहां लखन अपनी बेटी चंदा के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वह ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था, तब तक वह मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप जंगल क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो मेरा क्या होगा? आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। यह ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटा, मैं भी जानता हूं कि यह ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं लकड़ियां काटने नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। यह लकड़ियां ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान जाऊं तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन बाबा, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती? आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटा, इस दुनिया में दूसरों की मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। अच्छा चंदा, जल्दी से खाना लगा दे। मुझे सुबह जल्दी जंगल जाना है, ताकि दिन ढलने से पहले लकड़ियां काटकर वापस आ सकूं। बाबा, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या कुछ भी नहीं है खाने को? ये कैसे हो गया चंदा? कल ही तो सोचा था कि लकड़ियां बेचकर कुछ आटा दाल ले आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। बाबा, आप ही हर बार मेरे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं बची। ऊपर से यह ठंड हमारी जान ले रही है। बस ये कुछ लकड़ियां भी आज खत्म हो जाएंगी। चंदा इतना कहते कहते रोने लगती है। बेटा रो मत, यह मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। इस कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ शांति का माहौल था। इस भयंकर ठंड में लखन जैसे मेहनतकश लोग भी परेशान हो गए थे। पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें हर हाल में काम करना था, चाहे ठंड जान ही क्यों ना ले ले। हे ऊपर वाले, ठंड तो जानलेवा हो रही है, पर अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ये ठंड मेरी मेहनत का इम्तिहान ले रही है। लखन कुछ ही दूर तक जा पाता है, पर ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को झकझोर दिया था। अरे बाबा, आप खाली हाथ ही लौट आए, लकड़ियां नहीं लाए? चंदा, मैं गया तो था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि मेरे हाथ पैर आगे बढ़ ही नहीं पाए। इसी वजह से आज मैं लकड़ियां नहीं ला पाया। बाबा, तो अब फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि लकड़ियां नहीं हैं और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। आज के लिए तुम पड़ोस की कमला काकी से कुछ लेकर आ जाओ। मैं कल सेठ मुरारी लाल से उधार ले लूंगा। अगर मौसम अच्छा रहा तो लकड़ियां भी ले आऊंगा, पर आज मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुछ देर आराम कर लूंगा। पिताजी, आप सच में उधार लेंगे? अगर हालात ऐसे ही रहे तो और कोई रास्ता नहीं। कल फिर से मेहनत करूंगा बेटा।
इस कड़ाके की ठंड के आगे रामलाल ने हार मान ली थी। दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। कुछ समय बाद चंदा पड़ोस से थोड़ा राशन लेकर लखन को खाना देती है। लखन खाना खाकर सो जाता है, यह सोचकर कि कल वह लकड़ियां काट कर ले आएगा और मुरारी लाल से पैसे नहीं लेगा। लेकिन उसकी किस्मत में मानो कुछ और ही लिखा था। रात में अचानक तेज बारिश होने लगती है। चंदा बिजली की तेज आवाज से जाग जाती है। हे भगवान, अब तो ये बारिश और ठंड बढ़ाएगी। अब क्या होगा? हमारे पास ना तो बहुत गर्म कपड़े हैं और न ही कंबल, और ऊपर से इस समय तो लकड़ियां भी नहीं हैं। कल बाबा लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने वाले थे, पर अब क्या होगा? कैसे होगा? चंदा घबराई हुई अपनी मन में यह सब सोच रही थी, जबकि बाहर तेज बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला लगातार जारी था। अगली सुबह जब बारिश बंद हुई तो हर तरफ पानी भरा हुआ था। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि वह शरीर में चुभ रही थी। रामलाल के पास अब सेठ मुरारी लाल के पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए रामलाल भारी कदमों से सेठ मुरारी लाल के पास जाता है। ठंड और भूख के बीच रामलाल की हिम्मत जैसे जवाब दे रही थी, लेकिन बेटी की चिंता उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है और लकड़ी काटने का काम भी ठंड और बारिश के कारण नहीं हो पा रहा। लखन, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? लेकिन अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना होगा। क्या कह रहे हो सेठ? ये कैसी बेहूदी बात की है तुमने? मेरी बेटी का भविष्य तुम्हारे फायदे के लिए दांव पर लगाना आसान समझते हो? देखो लखन, मेरी बस यही शर्त है कि अगर तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी यह शर्त नहीं मान सकता, लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं पैसे आज ले रहा हूं और 1 हफ्ते में तुम्हें चुकता करूंगा। और हां, याद रखना, सेठ मुरारी लाल ऊपर वाला है जो किसी को परेशान करने का हक नहीं देता। लखन पैसे लेकर गुस्से में वहां से बाहर चला जाता है। लखन पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका दोस्त दिनकर उसे मिलता है। अरे लखन भाई, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। कहीं जा रहे हो क्या? दिनकर, मैं बहुत परेशानी में हूं। सेठ मानी लाल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन वह मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उससे ही करना होगा। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरी बात है भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है दिनकर, लेकिन सच में अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड ने काम करने की भी हिम्मत छीन ली है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी लग रही हैं लखन। तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। अरे दिनकर, ये सब छोड़ो, अपना बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं, खेत में फसल नहीं, और बीवी की भी तबीयत खराब है। मैं भी बहुत परेशान हूं। अरे यार, पता नहीं ये ऊपर वाला अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों करता है। भगवान मेरे दोस्त की भी परेशानी दूर करे। चलो दोस्त, मैं अभी चलता हूं। इतना कहकर लखन वहां से चला जाता है और दिनकर भी अपने घर चला जाता है। दिनकर के पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। घर पहुंचकर दिनकर अपनी पत्नी से बोला, आज तो मजा आ गया सुरीली। लखन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह सेठ मुरारी लाल से क्यों कराए। अगर वह उधारी चुका नहीं पाया तो क्या सच में सेठ विवाह कर लेगा? अरे सुरीली, कुछ भी हो, हमें क्या करना। वही और तू जानती है, उसकी परेशानी सुनकर मुझे तो मजा आ गया।
वह कह रहा था कि घर में कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं काट सकता। अब कहां से लाएगा वह पैसे? बेचारा तो अब बुरी तरह फंसा हुआ है। सच में जी, वो लखन तो बुरा ही फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आती है, और उसकी बेटी का क्या होगा? अब सेठ मुरारी लाल के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी पूरी बर्बादी कर देंगे। बिल्कुल, उसकी बेटी की शादी तो अब तय है। बस इंतजार कर रहे हैं कि कब यह पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों के लिए मजा आए। अब यह सब तो सिर्फ उसका भाग्य ही तय करेगा, और उसके बाद हमें तो और भी हंसी आएगी। वह अपनी मेहनत से खुद को बर्बाद करता है, और हम यहाँ बैठकर उसका मजाक उड़ाते हैं। दिनकर और उसकी पत्नी लखन की परेशानियों पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी को लेकर उनकी सोच बहुत ही खराब थी। वे सोच रहे थे कि उसकी बेटी और उसके भविष्य को कैसे और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। क्या लखन अपनी मेहनत और समझदारी से इस बुरे दौर से बाहर आ पाएगा, या उसकी बर्बादी इसी तरह तय रहेगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लखन ने जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर अपनी बेटी के साथ रात काट ली, लेकिन सुबह फिर वही चुनौती, फिर वही संघर्ष इंतजार कर रहा था। सुबह उठकर लखन भारी कदमों से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जकड़ जाते हैं। वह कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता। वह लकड़ी का छोटा ढेर इकट्ठा करता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वो घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो बेचारी कंबल में लेटी हुई होती है। बाबा, बहुत ठंड लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगी। बाबा, किसी डॉक्टर को बुला लो। बेटा चिंता मत कर, मैंने आग जला दी है। तू थोड़ी देर में ठीक महसूस करेगी। डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश करूंगा, बस तू हिम्मत रख। हे ऊपर वाले, अब तुझी से आस है, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। मैं डॉक्टर को कैसे लाऊं जब घर में पैसे भी नहीं बचे हैं? चंदा की बिगड़ती हालत ने लखन को मजबूर कर दिया। ठंड से बेहाल और निराश लखन आखिरकार गांव के वैद्य के पास मदद मांगने पहुंचा। वैद्य जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे आपकी जरूरत है। कृपा करके चलिए, उसका इलाज कर दीजिए। लखन, तेरी हालत तो मैं जानता हूं, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे लेकर आ, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। वैद्य जी, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं पैसे दे दूंगा। जैसे भी हो, बस मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। गरीबों की यही समस्या है, बिना पैसे के इलाज चाहते हो। सुन, जब पैसे हो तब आना, अभी मुझे अपना समय खराब मत कर। लखन निराश होकर वहां से चला जाता है कि तभी उसे उसका दोस्त दिनकर दिखाई देता है। अरे लखन, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब खैरियत तो है? भाई, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। मैंने वैद्य जी बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे मांगे। अब न मेरे पास पैसे हैं, न कोई और सहारा। भाई, तेरी हालत सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं खुद भी इस ठंड से बेहाल हूं। मेरे घर में भी खाने के लिए मुश्किल से कुछ बचा है। भाई, मैं तुझसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। तूने हमेशा मुझे अपना भाई कहा है। एक बार मेरी मदद कर दे, बस थोड़ा सा सहारा दे दे, मेरी बेटी की जान बच सकती है। लखन, मेरी बात समझ। मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा। अगर कुछ होता तो सबसे पहले तुझे ही देता। दिनकर, क्या अब इंसानियत भी ठंड में जम गई है? मेरी बेटी की जान पर बनी है। अगर तू भी मना करेगा तो मैं किससे उम्मीद करूं? लखन, मेरी बात समझ, मैं मजबूर हूं। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि वह तुझे इस मुसीबत से निकाल दे। बस मेरे लिए भी दुआ करना। दिनकर लखन को वहीं छोड़कर चला जाता है। लखन वहीं खड़ा रहता है, अपनी बेबसी को महसूस करता हुआ। फिर वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह सोचता है कि कोई मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही सब करना होगा। लखन को जंगल में एक बाबा मिलते हैं। उनके ऊपर पत्थर गिरा हुआ होता है। लखन जल्दी से उस पत्थर को हटाता है। बेटा, तूने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तू यहाँ ना होता तो मैं शायद इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, यह मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल में देखकर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंसे?
क्या आपको किसी ने साथ नहीं भेजा? बेटा, मैं जंगल से कुछ जरूरी जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर यहाँ यह भारी पत्थर अचानक गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, पर तूने आकर मेरी जान बचा ली। बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक कांच की बोतल निकालते हैं। वे इसे लखन को सौंपते हैं। बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुझे यह चीज देना चाहता हूं। इसे मामूली मत समझना, यह बोतल तेरे बहुत काम आएगी, लेकिन इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तेरे पास कोई रास्ता ना हो और तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी खोलना। लखन बाबा का धन्यवाद करता है, लेकिन जब वह पलटकर दोबारा देखता है तो बाबा वहां से गायब हो चुके होते हैं। वो थका हारा घर लौटता है। उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी हुई है, बहुत कमजोर लग रही है। लखन उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में निराशा और थकान साफ नजर आती है। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की, पर कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में लकड़ी काटने गया था, पर ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया। बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा, अब परेशान मत होइए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं बेटा, बस अब कुछ और रास्ता सोचना होगा। इतने में ही वहां पर सेठ मुरारी लाल आ जाता है। लखन, तुम मेरे पास आए थे, अब मुझसे ही मदद क्यों नहीं ले रहे हो? अब भी वक्त है, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ होती है सेठ मुरारी लाल। क्या तुम नहीं समझते, मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। तुम्हारी बेटी के लिए इस कर्ज को चुका पाना अब तुमसे नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्या हो सेठ, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे आदमी से कभी नहीं होगी। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने मुझे अपनी मदद से इनकार किया था। मेरी मदद से तुम सारे कर्ज से मुक्त हो सकते हो। तुम्हारी मदद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी का भविष्य तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। ठीक है लखन, मैं देखूंगा कि तुम अपनी बेटी के लिए क्या कर पाओगे। अगर मेरी बेटी को तुमसे शादी करने का मौका मिलेगा तो मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन उसकी शादी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं कराऊंगा। सेठ गुस्से में चला जाता है और लखन चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में संकल्प और संघर्ष की भावना गहरी होती है। बाबा, आप बहुत परेशान हो रहे हैं और मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ से करवा दीजिए। मुझे पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप पर जो बोझ है वह तो हट जाएगा। मेरी किस्मत का क्या है, मैं सह लूंगी, पर आप तो आराम से जी सकते हैं। नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा। मैं तुझे उस सेठ के पास कभी नहीं भेज सकता। तेरी जिंदगी बहुत कीमती है और मैं तुझे किसी के हाथों नहीं भेज सकता। तू मेरे लिए सबसे अहम है। मैं खुद अपनी जिंदगी में संघर्ष कर सकता हूं, लेकिन तुझे कभी किसी के सामने नहीं झुका सकता। हम किसी भी हालात में हार नहीं मानेंगे। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। मुझे यकीन है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। पर बाबा, लेकिन आप जो कर रहे हैं वह बहुत कठिन है। आप मुझे यह सब करने से बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप परेशान ना हो। मैं नहीं चाहती कि आप और कष्ट झेलें। बिल्कुल नहीं बेटी, मैं तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। तू देखना, ऊपर वाले की मदद से हम सब कुछ ठीक करेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। मेरी जिंदगी में तू ही तो है और मैं तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। परेशान होकर लखन मंडी में जाता है और वहां एक आदमी से बातचीत करता है। भाई, तुम लकड़ी का काम करते हो, है ना? क्यों ना तुम अपनी लकड़ियां शहर में जाकर बेचने का सोचना। इस समय शहर में लकड़ी की बहुत बड़ी डिमांड है। वहां लोग कड़ी ठंड में गर्मी के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे हैं। अगर तुम वहां अपनी लकड़ियां बेच सको तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। पर मुझे तो पता नहीं था कि वहां कोई लकड़ी खरीदेगा, लेकिन तुम जो कह रहे हो वह सही लगता है। मैं कल ही शहर जाने की सोचता हूँ। सच में भाई, मौका हाथ से मत जाने देना। यह ठंडी का मौसम है, लोग अब ज्यादा लकड़ी खरीद रहे हैं। तुम्हें थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा, कोशिश करो। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी मदद की है। अब मुझे लगता है कि हमारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। मैं आज ही शहर के लिए निकलता हूँ।
लखन अपने घर के बाहर खड़ा है, परेशान और सोच में डूबा हुआ है। वह चिंतित है कि शहर तक कैसे लकड़ियां पहुंचाएगा, क्योंकि पास में लकड़ियां नहीं हैं। तभी उसे बाबा की दी हुई कांच की बोतल याद आती है, जिसे बाबा ने उसे बहुत खास बताकर दी थी। लखन उस बोतल को नीचे रख देता है और जैसे ही बोतल जमीन पर रखता है, अंदर से चमत्कारी रूप से लकड़ियां बाहर निकलने लगती हैं। लखन की आंखें चौंक जाती हैं। वह यह देखकर हैरान रह जाता है। भगवान का शुक्र है, ये लकड़ियां तो जादुई लगती हैं। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये लकड़ियां शहर ले जाकर बेचता हूं और फिर से अपनी जिंदगी को बदलता हूं। वह जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। लखन शहर पहुंचता है, लकड़ियां बेचता है और धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाता है। अब उसकी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं और वह खुशहाल जीवन जीने लगता है। कुछ दिनों के बाद एक गरीब आदमी लखन से लकड़ी मांगने आता है। भाई, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। मैंने सुना है कि आपके पास काफी लकड़ियां हैं। मैं खरीदने आया हूं। भाई, मैं अब लकड़ियां नहीं बेचता। नहीं बेचते? लेकिन क्यों? क्या आप इन लकड़ियों का व्यापार बंद कर रहे हैं? मैंने सोचा है कि इन लकड़ियों को बेचने से अच्छा मैं अपने गांव के उन गरीब लोगों की मदद करूं, जो इस ठंड में लकड़ी खरीदने की हालत में नहीं है। यह तो बहुत बड़ी बात है लखन भाई, लेकिन आपका क्या और आपकी अपनी जरूरतें? ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। आज से मेरे घर से कोई भी गरीब खाली हाथ नहीं जाएगा। लखन ने न सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाया, बल्कि सेठ मुरारी लाल का कर्ज भी चुका दिया। अब लखन के ऊपर कोई बोझ नहीं था और उसकी ईमानदारी और उदारता की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी।